डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की स्पेशल इंग्लिश टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 21 गीतांजलि की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को लिखने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर। एक्चुअली गीतांजलि उनकी एक कविता संग्रह है, पोएम्स का कलेक्शंस है। उसमें से एक पोएम को आपके इस चैप्टर में दिया गया है। Today we will discuss about the exercise of the chapter Gitanjali written by Rabindranath Tagore. So let us see what is in the exercise. In the exercise, the first section is vocabulary section, and under this section, the first question is distinguish between the following pairs of words. नीचे दिए गए जो समूह में जोड़े में शब्द हैं उनको डिस्टिंग्विश करिए। डिस्टिंग्विश मीन्स होता है उनमें कुछ अंतर होता है, उन्हें आप डिफाइन करिए। सो हियर देयर आर टू वर्ड्स इन अ पेयर। द फर्स्ट वन इज न्यू एंड द सेकंड वन इज रिसेंट। दोनों वर्ड्स लगभग नवीनता को दिखाते हैं, नयापन को दिखाते हैं, लेकिन इनके मीनिंग्स में क्या अंतर है ये देख लेते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यू? हम न्यू किसे कहेंगे? न्यू हम उसे कहते हैं नॉट एग्जिस्टिंग बिफोर, द थिंग्स दैट हैड नॉट एग्जिस्टेड बिफोर। ऐसी चीज जो पहले नहीं थी तो उसे न्यू कहेंगे। उसे हमने पहले कभी नहीं देखा है। उसके बाद दूसरा है रिसेंट। रिसेंट मीन्स होता है हिंदी में हाल ही में, तात्कालिक, अभी अभी, ठीक। तो उसको इंग्लिश में कहेंगे विच हैपेंड अ शॉर्ट व्हाइल अगो। ऐसी कोई घटना जो अभी कुछ ही समय पहले घटित हुई है, मतलब उसको घटित हुए, उस इंसिडेंट को हैपेंड हुए काफी समय नहीं गुजरा है। उसके बाद दूसरा पेयर ऑफ सेंटेंस है लिटिल एंड अ लिटिल। लिटिल मीन्स हार्डली एनी। जब हम लिटिल का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है, ये अनकाउंटेबल में यूज होता है। इसका मतलब है कि हमारे पास वो चीज नहीं है। अगर मैं कहूँ कि आई हैव लिटिल मिल्क इन द पॉट, इसका मतलब देयर इज नो मिल्क इन द पॉट। उस बर्तन में बिल्कुल मिल्क नहीं है, तब हम वहां लिटिल यूज करते हैं। और उसके बाद अगर हम ए लिटिल की बात करें तो ए लिटिल मीन्स स्मॉल इन साइज एंड अमाउंट बट नॉट सफिशियंट। कोई भी चीज साइज में या अमाउंट में कम है लेकिन वो सफिशियंट नहीं है। ठीक है, अगर हम ये कहें कि आई हैव अ लिटिल मिल्क इन द पॉट, इसका मतलब हमारे पास मिल्क है। जैसा कि लिटिल में हमने बोला था कि अगर हम लिटिल यूज करते हैं तो इसका मतलब वो हमारे पास नहीं है, लेकिन अ लिटिल मीन्स हमारे पास मिल्क है बट इट इज नॉट इन सफिशियंट अमाउंट। हम 1-2 कप चाय बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है थ्रू एंड थरो। तो थ्रू मीन्स होता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक तरफ से दूसरी तरफ। चाहे अगर हम बुक की बात करें, आई हैव रेड दैट बुक थ्रू फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज। एक पेज से लास्ट पेज तक हमने इसको पढ़ा है। और उसके बाद है दूसरा थरो। थरो मीन्स होता है कंप्लीट। इसमें व्हाट इज कल्चर आपका जो चैप्टर है उसमें भी जवाहरलाल नेहरू ने इसको यूज किया है और भी कई जगह मिला है थरली या थरो। तो थरो मीन्स होता है कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट है टुगेदर एंड टू गैदर। तो ये टुगेदर जो है ये इन्फिनिटिव है और ये टुगेदर विथ ईच अदर, साथ में। टुगेदर मीन्स होता है साथ में, एडवर्ब है। और टू गैदर मीन्स होता है टू कलेक्ट, उसे इकट्ठा करना। तो टुगेदर यानी साथ में और टू गैदर यानी इकट्ठा करना। उसके बाद है करंट एंड करंट। इनका प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, करंट करंट, बट
this is the meaning is different. The first one is happening at present. Current means happening at present, ऐसी कोई घटना जो अभी हो रही है उसको करंट कहते हैं। और दूसरा करंट जिसमें ई की जगह ए होता है, उसका मतलब होता है स्वीट ड्राइड ग्रेप। सूखे जो ग्रेप होते हैं, अंगूर होते हैं, उनको हम करंट कहते हैं। आप उसको किशमिश या मुनक्का कहते हैं। उसके बाद है वाइज एंड जर्नी। वाइज क्या होती है? अ जर्नी बाय वाटर। जब हम समुद्र के मार्ग से यात्रा करते हैं तो उसे वाइज बोलते हैं। और जर्नी जो होती है सिंपली अ ट्रेवल, एक यात्रा होती है। उसके बाद आता है इन्फिनिट एंड द इन्फिनिट। तो इन्फिनिट मीन्स अनलिमिटेड या वेरी ग्रेट। इन्फिनिट मीन्स समथिंग इज अनलिमिटेड या वेरी ग्रेट इन साइज और अमाउंट, तो उसे इन्फिनिट कहते हैं, अनंत या असीमित। और द इन्फिनिट जो है वो गॉड के लिए बोला जाता है। गॉड क्या है? द इन्फिनिट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है फाइंड आउट फ्रॉम अ डिक्शनरी इफ यू डोंट नो व्हाट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस मीन। अगर आप नहीं जानते हैं तो डिक्शनरी की हेल्प से बताइए कि नीचे दिए गए फ्रेजेस का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। सो लुक एट द आंसर हियर। लिटिल हार्ट। लिटिल हार्ट मीन्स द सोल ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी व्यक्ति की आत्मा, इंडिविजुअल व्यक्ति की व्यक्तिगत जो आत्मा है, जो स्पिरिट है, जो जीव आत्मा है, उसको हम द लिटिल हार्ट कहते हैं, लिटिल हार्ट। उसके बाद दूसरा है एट हार्ट। एट हार्ट मीन्स द रियल नेचर। एट हार्ट मीन्स होता है किसी का व्यवहार कैसा है, उसका वास्तविक व्यवहार कैसा है। वह दिखावे में कुछ भी बोलता है, लेकिन वास्तविक जो सच्चा रूप है, उसका सच्चा व्यवहार कैसा है, उसे हम व्यक्त करने के लिए एट हार्ट यूज करते हैं। उसके बाद है बाय हार्ट। बाय हार्ट मीन्स रिमेंबर एग्जैक्टली, मतलब किसी चीज को बिल्कुल कंठस्थ कर लेना, याद कर लेना, ताकि आपको दोबारा वो चीज पढ़नी ना पड़े कहीं, आप अपनी याददाश्त से उसको बता दें, तो उसे बाय हार्ट कहते हैं। मीन्स अगर हम सेंटेंस में कहें तो राम हैज लर्न्ड द पोएम बाय हार्ट। राम ने उस पोएम को कंठस्थ कर लिया है, रट लिया है, याद कर लिया है। और उसके बाद फोर्थ है हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल मीन्स विद अ ग्रेट डील ऑफ इंथुजियाज्म एंड एनर्जी। हार्ट एंड सोल मीन्स होता है बड़े ही उत्साह और ऊर्जा के साथ कोई काम करना, तो उसे हार्ट एंड सोल कहते हैं। उसके बाद थर्ड में आते हैं प्रैक्टिस saying the following words with the correct stress and pronunciation। नीचे दिए गए शब्दों को सही उतार चढ़ाव और सही उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलिए। अब यहाँ देखिए आपके पास ये वर्ड्स दिए हैं, उनका आईपीए भी मैंने आपके समझने के लिए लिख दिया है। प्लेजर, इसको क्या बोलते हैं? प्लेजर। उसके बाद ये क्या है? अगर आप यहाँ से देखें तो ये है वाइज। उसके बाद द थर्ड वन जुलाई, जुलाई। यहाँ देखें तो ये आईपीए जो है एजेस, एजेस, एजेस। एंड द लास्ट वन डाइवर्स, 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 डाइवर्स। ओके। इसके बाद आते हैं कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स। लगभग 25 शब्दों में आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन thou has made me endless, such is thy pleasure, this frail vessel thou emptiest again and again,
and filled it ever with fresh life। यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर का ये एक स्टेंजा है, इसमें कहते हैं कि आपने मुझे एंडलेस कर दिया है। एंडलेस मीन्स होता है इनफाइनाइट बना दिया है, अमर बना दिया है। सच इज दाय प्लेजर, ये आपकी खुशी या आपके आशीर्वाद का प्रभाव है। दिस फ्रेल वेसल दाउ एम्प्टीस्ट अगेन एंड अगेन, और ये जो मेरा फ्रेल वेसल है, ये जो मेरा कमज़ोर शरीर है, नश्वर शरीर है, नष्ट होने वाला शरीर है, इसको आपने कई बार एम्प्टी किया है, खाली किया है। मतलब हमारा शरीर जो है कई बार जीवन मरण के साइकिल से गुजरा है। एंड फिस्ट इट विथ एवर फ्रेश लाइफ, और एक शरीर को नष्ट करने के बाद आत्मा जो होती है वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। ओके, लुक एट द आंसर। द सोल इज एंडलेस, यहाँ पोएट कहते हैं कि जो आत्मा होती है वो अमर होती है, इमॉर्टल, मरती नहीं है। द प्लेजर ऑफ गॉड, जो गॉड की प्लेजर है, उसका जो आशीर्वाद है, मेड इट नेवर डाइंग, इस आत्मा को कभी ना मरने वाली चीज में बदल देता है। द बॉडी इज टेम्पररी एंड लाइक अ फ्रेजाइल वेसल, ये जो बॉडी होती है शरीर की, यह टेम्पररी होती है, क्षणिक होती है, क्षणभंगुर होती है। लाइक अ फ्रेजाइल वेसल, जैसे कि वो एक कमजोर वेसल हो, बर्तन हो जो झटका लगने से टूट जाए। विच डिकेज एंड डाइज, जो कि नष्ट होता रहता है और अंत में मर जाता है। द सोल फिल्स इट विथ फ्रेश लाइफ अगेन एंड अगेन, और लेकिन ये जो आत्मा होती है ये हर बार एक बॉडी को छोड़ने के बाद एक नई बॉडी में एक नए जीवन का संचार कर देती है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज दिस लिटिल फ्रूट ऑफ अ रीड स्टैंड फॉर एंड हु कैरीज इट ओवर हिल्स एंड डेल्स एंड ब्रीथ्स थ्रू इट इटर्नली न्यू मेलोडीज। यहाँ दिस लिटिल फ्रूट ऑफ अ रीड किसे कहा गया है? स्टैंड फॉर का मतलब होता है मीनिंग या मतलब। यहाँ दिस लिटिल फ्रूट ऑफ अ रीड किसको बोला गया है? रीड यानी होता है खोखला एक पौधा जो नदी के किनारे पाया जाता है। तो ये जो शरीर है ये एक खोखले घास से बनी हुई फ्रूट के जैसा है, बांसुरी के जैसा है। इसका मतलब क्या है? एंड हु कैरीज इट ओवर हिल्स एंड डेल्स एंड ब्रीथ थ्रू इट, और इस फ्रूट को, इस बांसुरी को कौन पहाड़ों में, घाटियों में ले जाता है और उसमें हवा का संचार करता है, उसमें फूंक मारकर उसको बजाता है। इट इटर्नली न्यू मेलोडीज, इटर्नली मीन्स होता है नेवर डाइंग, ऐसी मेलोडीज उससे निकलती हैं जो कि कभी नष्ट नहीं होती हैं। आंसर देखिए, दिस लिटिल फ्रूट ऑफ अ रीड स्टैंड्स फॉर ह्यूमन बॉडी। यहाँ जो फ्रूट बोला गया है, खोखला एक बांसुरी बोली गई है, वो मनुष्य के शरीर को बोला गया है। गॉड कैरीज इट ओवर हिल्स एंड डेल्स, ईश्वर इसको पहाड़ों में भी ले जाता है और घाटियों में भी ले जाता है। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन बॉडी एक जगह सीमित नहीं रहती है, वह पहाड़ों में विचरण करती है, वे वैलीज में विचरण करती है। एंड ब्रीथ्स थ्रू इट इटर्नली न्यू मेलोडीज, और इसी बॉडी के माध्यम से मनुष्य नए प्रकार के गीतों की रचना करता है, मतलब नए नए कार्य करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डज द पोएट मीन बाय अटरेंस इनएफेबल एंड हाउ इज इट बॉर्न इन हिज हार्ट? कवि ने एक जगह बोला है अटरेंस इनएफेबल, इसका मतलब क्या है? अटरेंस मीन्स होता है कुछ भी मुंह से बोलना, स्पीकिंग, और इनएफेबल मीन्स होता है जिसका बखान, जिसका वर्णन ना किया जा सके। मतलब ऐसी कोई चीज जो
डिस्क्राइबेबल हो, जिसको डिस्क्राइब ना किया जा सके, तो इसको कवि ने, पोएट ने किस लिए यूज किया है? तो देखिए, utterance ineffable means the heart is so joyful after the immortal touch of God that it is indescribable by words or expressions। यहाँ कवि कहता है कि जो हृदय है ये ईश्वर के अमर कर देने वाले टच यानी स्पर्श के बाद इतना खुश है कि वह that it is indescribable by words, उसकी खुशी को शब्दों के माध्यम से या वाक्यों के माध्यम से डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, with what wish does the poet conclude the song of गीतांजलि? गीतांजलि का जो सॉन्ग है वो जब कंक्लूड करते हैं, समाप्त करते हैं, उस समय कवि क्या विश करता है, कवि क्या चाहता है? आंसर देखिए, द पोएट कंक्लूड्स द सॉन्ग्स ऑफ गीतांजलि विद द विश टू रिटर्न टू इट्स इटर्नल होम in the end of his life and free from the cycles of life and death। कवि अपनी पोएम के अंत में ये इच्छा रखता है, ये चाहता है कि वह अपने इटर्नल होम में, एक ऐसा होम जहाँ ईश्वर रहता हो, जहाँ मृत्यु ना आती हो, मैं वैसी जगह पर चला जाऊं। इन द एंड ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के अंत में, जब मेरा समय इस दुनिया से समाप्त हो, तो मैं एक ऐसे जगह चला जाऊं जहां से मुझे फिर दोबारा जन्म न लेना पड़े। एंड फ्री फ्रॉम द साइकिल्स ऑफ लाइफ एंड डेथ, और मैं इस जीवन मरण यानी पैदा होना, मर जाना, इसका जो ये साइकिल है उससे मुक्त हो जाऊं, उससे छूट जाऊं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, what images does the poet use to express his final voyage to his eternal abode in the last verse of गीतांजलि? गीतांजलि के अंतिम स्टेंजा में, अंतिम पद्य में कवि ने इटर्नल अबोर्ड यानी ऐसा जगह, ऐसा घर जहां मृत्यु नहीं आती है, उस यात्रा में जाने के लिए कौन कौन सी इमेजेस का यूज किया है, कौन कौन से चित्रों का उपयोग किया है? आंसर देखिए, द पोएट यूजेस द इमेजेस ऑफ अ फ्लॉक ऑफ क्रेन्स टू एक्सप्रेस हिज फाइनल वॉयस। कवि ने अपनी अंतिम यात्रा को व्यक्त करने के लिए अ फ्लॉक ऑफ क्रेन यानी हंस होता है, हंसों के जो झुंड होता है उसकी इमेज के बारे में बताया है। As the birds wishes to return to their nests at night after day long singing and flying many places, जिस प्रकार से कई सारी जगहों में दिन भर उड़ने और गाने के बाद जो बर्ड है, ये क्रेन बर्ड्स है, वह रात में अपने घोंसले में लौट जाने की इच्छा रखती है, उसी प्रकार द पोएट टू विशेस टू रिटर्न टू हिज इटर्नल होम, कवि अपने घर पर वापस हो जाने की इच्छा रखता है। उसके बाद सेक्शन बी में आते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स, 50 शब्दों में इनके उत्तर देना है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, गीतांजलि बिगिंस इन द स्टेटमेंट, गीतांजलि का जो स्टेटमेंट है इससे शुरू होता है, किससे? Thou has made me endless, such is thy pleasure, it ends with Jiva's voyage to its eternal abode, the wheel has come full circle, explain। इस चीज को यहाँ एक्सप्लेन करिए। तो आंसर देखिए, सोल इज इमॉर्टल एंडलेस, आप जानते हैं आत्मा अमर है, असीमित है। गॉड्स प्लेजर मेक इट अनडाइंग, गॉड की जो कृपा है, गॉड की जो आशीर्वाद है, ये इसको अनडाइंग बना देती है, अमर बना देती है। अ ह्यूमन टेक्स बर्थ विद द सोल आर जीवा एंड आफ्टर डाइंग, एक व्यक्ति जीवात्मा के साथ, आत्मा के साथ जन्म लेता है
एंड आफ्टर डाइंग, मरने के बाद, इट ट्रांसमाइग्रेट्स टू अनदर बॉडी एंड अल्टीमेटली रिटर्न टू इट्स इटर्नल प्लेस। ये एक व्यक्ति के शरीर से निकलने के बाद ट्रांसमाइग्रेट करती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसमिट होती रहती है, जाती रहती है, और अंत में अपने इटर्नल अबोर्ड, इटर्नल प्लेस यानी भगवान के घर में यानी परमात्मा से मिल जाती है। इन दिस वे अ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ कंप्लीट्स। इस प्रकार से मृत्यु, जीवन और मृत्यु का साइकिल जो है ये कंप्लीट हो जाता है। मतलब आत्मा भगवान के घर से आती है, तमाम शरीरों में प्रवेश करती है, और जैसे ही शरीर एक नष्ट होता है दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, और अंत में अपनी फाइनल जर्नी में यह फिर से परमात्मा में मिल जाती है, विलीन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, टैगोर यूजेस images from Indian mythology and the world of nature to express his longing for reunion with God। भगवान से रीयूनियन यानी दोबारा मिल जाने की लॉन्गिंग यानी चाहत में कवि ने भारतीय मैथोलॉजी, पौराणिक कथाओं में कुछ चीज़ें जो दी गई हैं और नेचर में जो चीज़ें हैं उनके इमेजेस का यूज़ किया है। इस चीज़ को एक्सप्लेन करिए। आंसर देखिए, टैगोर यूजेस द इमेजेस ऑफ अ राइनी क्लाउड हैंगिंग लो ऑन अर्थ। पहले एक स्टेंजा में टैगोर साहब ने बरसात के पानी से भरे हुए बादल जो पृथ्वी पर बहुत नीचे झूल रहे हैं, इस चीज़ को लिखा है। लाइकवाइज द पोएट विशेस टू बेंड डाउन एट द फीट ऑफ गॉड। उसी प्रकार जैसे रेनी क्लाउड अर्थ के पास आ जाते हैं जब उसमें पानी ज़्यादा होता है, पानी से भरे होते हैं, उसी प्रकार कवि भी ये चाहता है कि वह भगवान के चरणों पर झुक जाए। He also wishes that his song gather together to form a single current of strain। वो चाहता है कि उसके सारे सॉन्ग्स मिल जाएं और एक सिंगल करंट, एक सिंगल स्ट्रीम बना लें धुनों की, एंड प्रेज टू द गॉड, और भगवान की प्रार्थना करें, प्रेज करें, प्रशंसा करें। एंड एट द एंड, और अंत में, ही विशेस टू रिटर्न टू गॉड्स इटर्नल प्लेस, और अंत में वह भगवान के घर वापस हो जाना चाहता है। लाइक अ फ्लॉक ऑफ क्रेन्स, जैसे कि हंसों का जो झुंड होता है, रिटर्न टू इट्स नेट्स एट नाइट, अपने रात में अपने घोंसले पर वापस चला जाता है। क्रेन मीन्स सारस भी होता है, ठीक है। आफ्टर वैंडरिंग होल डे, पूरे दिन विचरण करने के बाद, इधर उधर घूमने के बाद, जिस प्रकार से सारस का समूह अपने घोंसले पर वापस जाना चाहता है, उसी प्रकार कवि भी चाहता है कि मैं भगवान के घर वापस चला जाऊं। इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त होता है और इसी चैप्टर के साथ आपकी स्पेशल इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है वो भी समाप्त होती है। हम इसकी वर्कबुक के कुछ चैप्टर्स कर चुके हैं, आपको इसके आगे के चैप्टर्स भी वीडियोज़ में मिल जाएंगे, और साथ में हम सेक्शन बी में जो कुछ राइटिंग सेक्शन है उसको भी कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।